आईटी ने क्लियरली मार्केट को एक ज़ोरदार तेज़ी करा कर दी। आईटी इंडेक्स इनफैक्ट अगर आप देखें नए शिखर की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है और 7 में से निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स आईटी हैं। सभी के सभी आईटी नेम्स। प्राइवेट बैंकों ने भी पार्टी को ज्वाइन किया है और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो शानदार तेज़ी है ही। और एक चीज़ है, बस एक फ्राइडे को छोड़ दें तो मार्केट का टेक्सचर फिर वहीं लौटा कि 9:15 बजे ही लो बना और उसके बाद मार्केट हाई की तरफ बढ़ा। पिछले हफ्ते चारों दिन हमने ये देखा था, फ्राइडे को मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन आज वापस मार्केट में वही ट्रेंड लौट कर वापस आता हुआ। वीरू, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, ये क्योंकि ट्रेंड फिर से वापस लौटा और मुझे याद है पिछले हफ्ते हमने यही बात की थी कि अगर 24,100 के ऊपर निकले तो 150 के आसपास थोड़ा सा अटक सकता है। ठीक वही पर उसे 5 पॉइंट दूर जाकर अटका। क्या आज का जो टेक्सचर है, जो डे लो से रिकवरी देखने को मिली है, वो सिग्नल ये कर रहा है कि हम वो 150 के लेवल के पार जाएंगे और कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाएंगे, या फिर वो भी अभी थोड़ी सी अड़चन है? देखिए हर्षिता, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मंडे को आप हमेशा देखें कि सीरीज़ का हाई टूट रहा है, मतलब फ्राइडे का हाई टूट रहा है या फ्राइडे का लो टूट रहा है। जब भी नई सीरीज़ की शुरुआत हो, सीरीज़ मतलब फ्राइडे का लो हमने नहीं तोड़ा, हमने प्रोटेक्ट किया, तो आज हमने फिर एक हायर लो बना दिया, जो छठा दिन लगा था जो हमने हायर लो बना दिया, और अब हम जा रहे हैं फ्राइडे के हाई की तरफ। अगर हमने 24,174 जो कि अगला रेजिस्टेंस है वो निकाल दिया और वो सक्सेसफुली निकाल दिया हमने, तो मैं ये कहूँगा कि फिर ये मार्केट वापस रनिंग ट्रेन की तरह चलेगा और फिर 24,300 से 24,400 वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। और वो पॉसिबल है कि उसको मार्केट फिर बहुत जल्दी टेस्ट करे, जहाँ पर आपके सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। अगर आप लॉन्ग हैं और अगर आपने बुक नहीं किया और अगर आपने 2 अप्रोच किया तो थोड़ा बुक कर लें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,992 का। आज का लो अब वो आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और एक और चीज़ जो साबित हो गई इस मार्केट में कि एग्जिट डिसीजन मार्केट को ही लेने दें तो बेटर रहेगा उस हिसाब से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन तक कंसोलिडेट किया। हमने बात की थी कि अब थोड़े मूविंग एवरेजेस कैचअप हो गए हैं फाइनली, और आज बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए आपको एक नॉक दिया और वहाँ से घूमा। ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी आया, पिवट के करीब आया और वहाँ से दौड़ा बैंक निफ्टी, कर्टसी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये एक अच्छी चीज़ थी कि दोनों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने आज थोड़ा चलना शुरू किया, खास तौर से एचडीएफसी बैंक ने। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक फ्राइडे की करेक्शन के बाद आज वापस लौटा है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इवन आईसीआईसीआई बैंक, मेरा ये मानना है कि 52,800 से 53,000 की तरफ अब हम बैंक निफ्टी पर जा रहे हैं, और एक बार अगर वो निकल गया तो 53,150 से लेकर 53,250 ये भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है कि अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आज का लो 52,150 के करीब है, वो काफ़ी नीचे है। लेकिन जिस तरीके से आज आईटी चल रहा है हर्षिता, निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी आईटी तो एकदम आउट परफॉर्म करता हुआ, और इस पर डिटेल में रिसर्च रिपोर्ट भी आई है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन वीरू, वेरी क्विकली, कौन से आउट परफॉर्मर्स आपको वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से दिखाई दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। अभी इस वक्त अगर आप मैं देखूं हर्षिता, जो स्क्रीन बोलती है, और मतलब इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सडनली सीमेंट में एक मूव शुरू हुआ 12 से लेके 2 तक का। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन पूरे बाजार में कहीं पे हुआ है तो एक है वो एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस। मैं स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स रखूंगा हर्षिता, जो कि अपने करियर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और जरा आप इनका ओआई एडिशन देखिए। पहला रखिएगा आप ग्रेसिम, 27-24 डे हाई, ऑल टाइम हाई, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। अंबुजा अब चल चुका है। आई थिंक जब मैंने इसका ओआई लास्ट टाइम नोट किया था, अप्रोक्सीमेटली ये देखिए ग्रासिम में 27,000 शेयर जुड़े हैं। उस टाइम इसका भाव था 681, बट ये हो गया है अब ऑलमोस्ट 703, तो इससे बात करना बहुत बनता नहीं है। ग्रासिम डे हाई पर, अंबुजा डे हाई पर, उसके बाद जरा प्लीज आप एक एसीसी लेके आइएगा। एसीसी दिन के सर्वोच्च स्तरों पे, इवन अगर आप एसीसी की डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स को देखें, वहां पर बिल्डअप है। एसीसी इस वक्त एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देता हुआ, जो कि परसिस्ट करता है नवंबर 2023 से। उसके बाद अगर आप रैमको सीमेंट्स देखें, इसमें भी जिस प्रकार की पुट राइटिंग हो रही है और जिस प्रकार का ओआई एडिशन से, रैमको सीमेंट्स स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज एक बार। करीब करीब 855, ये भी अब अपने ऑलमोस्ट 860 पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने जा रहा है। दैट मीन्स क्या है? शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो मेरी आई थिंक रडार पे जो इस वक्त स्पेस है, दैट्स entirely cement and cement. Harshita.
सीमेंट कंपनियों में फिर से अच्छी खासी हरकत देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक वाली डील के बाद अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट की डील के बाद एक्शन था। चलिए फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते ट्रेंडिंग काउंटर्स, फिर पैनल को जोड़ेंगे और सवाल लेना शुरू करेंगे कि कौन सा ट्रेड बेस्ट है इस 1-1.5 घंटे के ट्रेड के लिए। लेकर आइएगा। तो टेक्नोलॉजी कंपनियों का बोलबाला, विप्रो 3% ऊपर, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री तीनों में तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट 2-2.5% तक के गेंस दिखाने में कामयाब। वहीं अगर आप मिड कैप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स का मैजिक देखने को मिल रहा है। आज एमजीएल अच्छा भागा, पीवीआर आइनॉक्स में एक पुल बैक ट्रेड देखा गया है और एलटीआई फाइनेंस भी है इस तेजी का हिस्सा बनता हुआ। करीब 4-4.5% के गेंस उधर देखने को मिले हैं। मंदी कहाँ है? सरकारी कंपनियां, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जहां पर लोग कुछ प्रॉफिट बुक करते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप साइड पर देखेंगे तो इंडियन होटल, इंडिया सीमेंट, वोल्टास और बाटा, ये पूरा पैक है जहां पर पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं रोटेशन देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आज जोर दिखा रही है जो पहले भाग चुके हैं। अब क्या ट्रेड लेना है आज के क्लोजिंग सेशन के लिए, उस पर होगी बातचीत। शरद अवस्थी फंडामेंटल समझाएंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, शिल्पा राउत, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, नीलेश जैन और राजेश पालविया जुड़ेंगे। 2:15 पर हम आईटी कंपनियों में तूफानी तेजी आज जो बनी है और सीएलएसए की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कहती है उस पर सुमित को जोड़ेंगे। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में इरेडा का Q1 का अपडेट आ चुका है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसी पर डिटेल लेंगे कंपनी के सीएमडी से। 2:30 बजे ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिस्क पर खास चर्चा होगी, जहां पर सेबी चेयरपर्सन ने थोड़ी सी चिंता जताई है, लेकिन एक्सचेंजेस कह रहे हैं कि कोई सिस्टमिक रिस्क की गुंजाइश ही नहीं है, तो इस पर फोकस किया जाएगा। 2:45 पर यतिन आपको बताएंगे कि हाल फिलहाल प्रमोटर्स की बिकवाली की तरफ से क्या संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देंगे मेहरबून ईरानी। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा लेंगे यतिन के साथ। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स अनुज बताएंगे कि क्लोजिंग के लिए क्या बेस्ट लेवल है, क्या रणनीति होनी चाहिए कल के लिए भी, और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है, हम पैनल से बात करते हैं और आज की ट्रेड्स जानते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ध्यान है दीपक नाइट्रेट पे। दीपक नाइट्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4% अप है, लेकिन इसमें अभी भी एक फ्रेश मुझे लगता है ब्रेकआउट है जहां पे 2680 से 2700 तक के लिए भी अप्रोच लेगा। तो फ्यूचर्स में 2600 के स्टॉप लॉस से आप दीपक नाइट्रेट में लॉन्ग रहिए। पहला टारगेट 2680 देन 2700। 2700 के लिए एक अपॉर्चुनिटी दीपक नाइट्रेट में बन रही है, तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेकर चलेंगे। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड का है अल्ट्राटेक सीमेंट, 11,977 पर ट्रेड कर रहा है। 11,800 का स्टॉप होना चाहिए, करीब 200 का टारगेट, करीब 300 का रुपया होना चाहिए, करीब यहाँ से अराउंड 12,300 जोन जाना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक प्रकाश सर का कॉल है यहाँ पे, और कमोडिटीज़ पे अगर आप देखिए सीमेंट पे, केमिकल्स पे कॉल आती हुई। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी मेरा ट्रेड अंबुजा है। अंबुजा पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 684 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 715 715 रुपए के। 700 वाला कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए 700 के कॉल ऑप्शन में अंबुजा के। ओके अंबुजा सीमेंट। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड इस समय का? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए मेरे नजर है आरईसी और पीएफसी पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अगर दो में से एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन पीएफसी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह मिल रही है एज ए ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा 518 का, 518 520 ये इसका टारगेट होगा। बाय करेंगे पीएफसी विद स्टॉप लॉस ऑफ 494। ओके तो पीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई 3% ऊपर वो काउंटर, तेजी का ये ट्रेड आ रहा है, एक मोमेंटम यहाँ लौटा है। नीलेश गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून अश्विता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेड लॉन्ग साइड में है, आरती इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर काउंटर पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने रिसेंटली जो फॉल दिखाया था उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है और इस रिवर्सल में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। मोर देन 2% के ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो ये रिवर्सल यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है ऊपरी स्तर पर 715 और 725 ये दो टारगेट होंगे। करंटली 702 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 688 का। ओके, आरती इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं इस स्क्रीन को। अभी तक की कॉल्स सारी की सारी इर्द गिर्द केमिकल्स के और सीमेंट के बात करते करते और स्विंग जो हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। शरद अवस्थी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शरद जी, गुड आफ्टरनून। मीनवाइल जरा आप एक बार अंबुजा दिखाइएगा। अभी मानस ने दिया, अब 704 हो गया फ्यूचर्स में, गजब मूव है। शरद जी, एक आप अपनी कॉल दें उससे पहले एक आग्रह है, जरा सीमेंट पे आई थिंक ये जो M&A एक्टिविटी सडनली अगर आप देखें स्टार्ट हो गई हैं, या एटलीस्ट कॉर्पोरेट जो हैं वो साउथ बेस्ड कंपनियों के जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? और ये सीमेंट का स्विंग लग कैसा रहा है आपको? आप लोग चेस क्या कर रहे हैं और आपकी कॉल क्या है इस वक्त की? देखिए, मुझे लगता है सीमेंट में, साउथ बेस्ड सीमेंट्स में और बहुत सारी छोटी सीमेंट कंपनी में वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें तो वो जनरली 140-50 के ईवी पर टन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक के केस में शायद वो नंबर 180-90 के आसपास है। बाकी बड़ी कंपनीज में जो भी मेरे हिसाब से दो कैटेगरीज में आप उसको बांट सकते हैं। जो 10 मिलियन टन से कम की कैपेसिटी है, एक जो 10 से लेके 30-40 मिलियन टन की 30 मिलियन टन की कैपेसिटी है वो, और बाकी उसके ऊपर वाले। तो मुझे लगता है बड़ी कंपनीज में तो यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है फर्दर अपसाइड की, बट छोटी वाली कंपनीज में गैप बहुत ज्यादा है। तो सबसे छोटी कंपनीज में मुझे लगता है जेके लक्ष्मी सीमेंट अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। मेरे हिसाब से शायद 70-75 के ईवी पर टन के आसपास होगा, और ऑपरेशनल मेट्रिक्स वहाँ काफी अच्छे हैं। हालांकि वो मोस्ट प्रोबेबली टेक ओवर कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक टेक ओवर कैंडिडेट्स का सवाल है, मुझे लगता है एक रेन इंडस्ट्रीज के पास कुछ थोड़ी कैपेसिटी है साउथ में, और वो उनके लिए रेलेवेंट बिजनेस भी है, तो हो सकता है वो स्पिन ऑफ हो जाए। हेडलबर्ग एक पॉसिबल टारगेट होना चाहिए बड़ी ठीक ठाक साइज की कंपनीज में। तो मुझे लगता है अगर आप छोटी कंपनीज में प्ले करना चाह रहे हैं जिसमें टेक ओवर या ऐसी कोई न्यूज आ सकती है, तो मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज एक प्रोबेबल कैंडिडेट होना चाहिए, और हेडलबर्ग एक प्रोबेबल कैंडिडेट होना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे लगता है ऑपरेशनल मैट्रिक्स और वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जेके लक्ष्मी बेस्ट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और लार्जर कंपनीज में मेरा मानना है कि डालमिया भारत की जो वैल्यूएशन है लगभग 40-45 MTPA की कैपेसिटी है, वो बढ़कर 75 तक जाने वाली है। वहाँ वैल्यूएशन अभी भी $85 पर टन के आसपास की ईवी पे है, तो वहाँ मुझे लगता है काफी बढ़िया स्कोप है $120 तक जाने का। तो वो बड़ी कंपनीज में डालमिया भारत मेरी टॉप बेट होगी। और आज के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें लगता है ये एक्विजिशन के बाद डॉक्टर रेड्डी एक काफी डिसेंट बेट बन के आनी चाहिए। पूरी फार्मा स्पेस में सबसे डिसेंट वैल्यूएशन डॉक्टर रेड्डी की है। हालांकि यूएस जेनरिक्स में थोड़ा सा हो सकता है रुझान उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जितना 6 महीने पहले हम सोच रहे थे, लेकिन ये एक्विजिशन के बाद जो एक ग्रोथ बिल्कुल इनविजिबल थी, एक ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स का इनको एक अच्छा खासा स्पेस में एंट्री मिल जाती है, और इसके साथ मुझे लगता है 9 से 10% टॉप लाइन ग्रोथ की गुंजाइश बन जाती है आने वाले समय में एडिशनल। तो इसके साथ मुझे लगता है अगले साल FY26 की अर्निंग करीब 400-415 के आसपास आनी चाहिए। शुरुआती लक्ष्य में मुझे लगता है 20 के मल्टीपल तो आसानी से मिलने चाहिए। तो इनिशियल 8,000 रुपए के टारगेट्स के साथ डॉक्टर रेड्डी। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार जरा मारुति का चार्ट लेकर आइए। बहुत ही शानदार सेल्स नंबर्स मारुति के एक्चुअली, क्योंकि 1.61 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, 1.79 लाख का मारुति की सेल्स, इसका मतलब करीब करीब 10% की बीट है। और इसको इस तरीके से समझिए, एक बार जरा मारुति का चार्ट कंपेयर करिए टाटा मोटर्स के साथ। और मारुति एक ऐसा स्टॉक जिसने अब तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। एक बार इसका चार्ट देखते हैं और एक बार इसका 52 वीक हाई और लो की प्लेट देखते हैं। ये देखिए मारुति का चार्ट इस समय, ये करीब करीब 12 महीने का चार्ट है, करीब करीब 26% स्टॉक चला है। इसके सामने टाटा मोटर्स का यही कंपैरेटिव चार्ट रखिए और देखते हैं टाटा मोटर्स करीब करीब 70% भागा है इसी सेम पीरियड में। और एक बार मारुति का 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए जरा। मारुति की 52 वीक हाई और लो की प्लेट, उससे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगेगा कि अभी भी स्टॉक कितना दूर है अपने 52 वीक हाई से, या कितना इसने अंडर परफॉर्म किया है क्या वो प्लेट। ओके, देखिए 13,074 का हाई था इसका, 24 अप्रैल को लगा था वो। एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा एक रूम और कंफर्ट है, तो मारुति सुजुकी के ऊपर ध्यान रखिए। गाबा सर, टेक्निकली अभी तो खैर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर,
लेकिन क्या इस स्टॉक को अब चेस किया जाए? अगर आपने टाटा मोटर्स की भी बात की, मैं पहले टाटा मोटर्स की बात बताऊंगा। यहाँ पर एक बाई सिग्नल है, 1002 पर ट्रेड कर रहा है, 990 का कोई स्टॉप लगा चले सिर्फ 10 रुपए का, 1030 पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। रही बात मारुति की, मारुति का जो चार्ट है तो लगता है यहाँ से एक बेस बना हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट है करीब 12,050 के आसपास। अगर वो स्टॉप लगाकर चले और उसे 2-4 दिन दे दें तो 12,500 पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। जगह अच्छी है बाउंस करने की, करीब 8 दिन से सेटल हो रहा है लोअर लेवल्स पर और रेसिलियंस दिखा रहा है, तो मारुति इज अ बाय। मारुति इज अ बाय और अब डे हाई क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, और अगर डे हाई क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ तेजी और बढ़े। शरद जी, एक बार जरा मारुति के पर आपका व्यू हो जाए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जिसने शायद थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन ये नंबर्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं देखकर। हाँ, मंथली नंबर्स तो काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। काफी बड़ा टाइम था जहां हिस्टोरिकल जो नंबर्स मिलते थे उसके कंपैरिजन में मारुति काफी सस्ता ट्रेड कर रहा था। बट अब हमारा मानना है कि अगले 2-3 सालों में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाली ग्रोथ और सीएनजी वाली जो इनकी पुश है वो ट्रैक्शन गेन करती है, तो नंबर्स में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है ऑलरेडी टीटीएम पे तो 28-29 टाइम ट्रेड कर रहा है। जैसा ऑप्टिमिज्म है और जैसी ग्रोथ रेट्स वगैरह आगे आनी चाहिए उसके हिसाब से मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे मैं लगभग समझूंगा कि फेयरली वैल्यूड है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक आपको टारगेट्स रखना है तो यहाँ से आप करीब 25% जैसी अपसाइड अगले 1.5 से 2 साल में और पकड़ सकते हैं। बट वो ऑप्टिमिस्टिक साइड पे होगा। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शंस में मिले तो वहाँ एक्यूमुलेट करना ज़्यादा बेटर होगा। जी हाँ, मारुति आपकी स्क्रीन पे 12,230, इसमें कोई राय नहीं है। अब नंबर्स का रिएक्शन स्क्रीन पे, और बीता 1 महीना इसने पूरे ऑटो को अंडर परफॉर्म किया है। कहाँ एमएनएम का मूव, टाटा मोटर्स का मूव, ये बैकफुट पे था। अभी स्क्रीन पर आप देखें थोड़ा वाइब्रेंट, इस वक्त 12,222 का। मीनवाइल आप लिखाइए निफ्टी आईटी जो कि अब करीब 850 अंकों पर है। आज की पूरी स्ट्रेंथ निफ्टी की स्पॉन्सर की इसने अनुज लगभग 850 अंकों पर, और हम बात भी कर रहे थे लास्ट वीक से। आई मीन इंडेक्स ऑफ द मूवमेंट, जब निफ्टी बैंक चल चुका है, जब रिलायंस अपना काम कर चुका है, इस इंडेक्स से एक एक्सपेक्टेशन थी। एंड स्पेशली इस टाइमिंग को देखिए, अर्निंग सीजन स्टार्ट होने से पहले ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ये स्विंग शुरू हुआ, 11 दिन पहले। अब व्यू क्या बन रहा है? क्या प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये अर्निंग स्टार्ट होने से पहले दे सकता है? क्योंकि अर्निंग से पहले अमूमन देखा जाता है। ये आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? मेरे ये हमने फ्राइडे को बात की थी कि नेक्स्ट वीक आईटी को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप देखिए ना इसका ट्रेंड यही रहा है। हर बार ऐसा हुआ है कि नंबर से पहले ये स्टॉक्स चलते हैं और नंबर्स के बाद थोड़े करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स उस हिसाब से शायद आ नहीं पाते इनके। लेकिन ऑल टाइम हाई, आई थिंक मुझे लग रहा है कि भी शायद थोड़ा टाइम लगे इसमें ऑल टाइम हाई में, लेकिन ये इसमें बॉटम बन चुका है। ये लगातार एक व्यू रहा है कि आईटी में बॉटम बन चुका है, और इस बार भी लोअर लेवल से जिस तरीके से ये इंडेक्स भागा है, ये आपको फिर एक चीज़ बता रहा है कि फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग, लेकिन एज ETF इन्वेस्टर या एज इक्विटी इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो का 20 से 25% इस साल आईटी में होना चाहिए। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। और लार्ज कैप आईटी में, बाकी खैर मिड कैप आईटी में तो जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, भले ही ओरेकल ले लें आप, परसिस्टेंट ले लें, कोफोर्ज ले लें, बिरला सॉफ्ट ले लें, वो तो खैर एक अपनी अलग ही कहानी है उनकी, वो तो चल ही रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स जितने भी हैं, चाहे बी सॉफ्ट हो चाहे ओरेकल। आई थिंक बी सॉफ्ट ओरेकल अलग अलग दिखाते हैं इनको, बी सॉफ्ट ओरेकल कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये 4 स्टॉक्स जो मेन मिड कैप आईटी में स्ट्रेंथ के पॉइंट रहे हैं, उसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लार्ज कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि जहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ पर स्ट्रीट थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। उनमें 2 नाम है, विप्रो और टेक महिंद्रा। आई थिंक दोनों में मैनेजमेंट चेंज भी है, और टेक महिंद्रा में तो खैर वो क्लियर कट काफ़ी टाइम से मार्केट होप भी कर रहा है कि वो फाइनली टर्न अराउंड आएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर आप बास्केट बना लें, वो अप्रोच भी ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। जी आईटी पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, और आज की पूरी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करता हुआ आईटी स्टॉक्स पे कितनी सुबह से बात हुई? आज पहला ट्रेड हमने पकड़ा था ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पे, और अच्छा मूव देता हुआ। एक कमेंट ले लेते हैं यहाँ से, कलेक्टिवली क्या बाय कर सकते हैं मानस? अभी हम क्योंकि आईटी पे ही डिस्कशन करेंगे, टेक्निकली लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रांगली पॉइज्ड आपको स्टॉक्स कौन से लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक अगर ट्रेड लेना होगा तो मेरे ख्याल से LTTS पे ध्यान दीजिए। LTTS में कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहा है।
तो अगर इस स्पेस में ट्रेड लेना होगा तो एलटीटीएस में खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 49.20 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ से आपको करीब 250 से 300 रुपए का आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, एलटीटीएस भी में भी एक अपॉर्चुनिटी है। आज दरअसल ये सारे आईटी काउंटर्स इसीलिए रेडार पर आ रहे हैं कि रिजल्ट से ठीक पहले सीएलएसए ने एक रिपोर्ट डाली है और रिपोर्ट में इनफैक्ट विप्रो पर सबसे ज़्यादा बायसनेस आया क्योंकि वहाँ पर एक डबल अपग्रेड है। लेकिन बाकी कंपनियों पर एग्जैक्टली क्या कहा गया है और सीएलएसए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, Q1 एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। सुमित, तो सीएलएसए की रिपोर्ट एक डबल आउट परफॉर्मेंस विप्रो की तरफ उन्होंने दिया, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस से ओवरवेट और फिर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग उनकी तरफ से आई है। लेकिन बाकी कंपनियों की तरफ भी उन्होंने बात साफ की है कि इस सेक्टर में एटलीस्ट अब डाउनसाइड की रिस्क की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है सीएलएसए को। FY25 में गाइडेंस में कोई कटौती और ज़्यादा शायद नहीं होगी अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग कंपनियों की तरफ से। अगर छोटा मोटा ट्रिमिंग होना है तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े कटौती की उम्मीद आप मत लगाइएगा। Q1 FY25 में डील पाइपलाइंस जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे ही रहेगी और शायद वो एट पार या तो रहेगी Q4 के या स्लाइटली ऊपर रहेगी, वहाँ से कोई बहुत कटौती की बातचीत नहीं है। एक्सेंचर के नंबर्स ठीक थे, ये इंडिकेट करता है कि मैक्रो सिनेरियो थोड़ा बेटर है। जेन एआई के नंबर्स पे ये एक्सपेंशन भी कंटिन्यू है, वो भी कंपनी के लिए एक अच्छा, सेक्टर के लिए एक अच्छा आउटलुक बना देता है। उन्होंने अलग अलग कंपनियों से स्पेसिफिक बात भी कही है, जैसे सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में उन्होंने बात कही कि यहाँ पर नंबर्स थोड़े बेटर रह सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर, इसीलिए इन्फोसिस पे उन्होंने एक टारगेट 1600 रुपये के आसपास का रखा है, जो कि पहले 1553 था, उसे बढ़ा के 1607 रुपये का टारगेट किया है। होल्ड साइड पर उनकी रेटिंग है। इसके अलावा HCL टेक में उन्होंने ये बात कही कि गाइडेंस को मेंटेन रखेंगे। HCL टेक डिस्पाइट नहीं कि सीसी ग्रोथ थोड़ी सी कमजोर जरूर रही है, लेकिन FY25 की गाइडेंस को मेंटेन रखा है। ये इंडिकेट करता है कि शायद नंबर थोड़े बेटर रहेंगे। 1558 रुपये के टारगेट हैं और पहले जो था वो 1524 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर भी उन्होंने एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग रखी है। तो तीसरा नाम जो रहेगा वो है विप्रो का। सबसे ज़्यादा बुलिश सीएलएसए अगर किसी पे है तो वो है विप्रो पर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्मर की रेटिंग रखी है और टारगेट में बड़ा रिवीजन है। 431 से बढ़ा के सीधे 607 के आसपास के टारगेट्स हैं और डबल आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। मजबूत गाइडेंस की बातचीत भी की गई है। LTIM में नंबर्स बेटर रहने का अनुमान है और करीब 4160 रुपये के टारगेट्स हैं, जो कि पहले 3976 के आसपास थे। अच्छे नंबर्स रहने की बातचीत उन्होंने की है। और लास्टली टेक महिंद्रा, उनका ये कहना है कि FY27 में ग्रोथ गाइडेंस में कोई बदलाव यहाँ होने की उम्मीद नहीं है। तो पूरे IT लार्ज कैप पे एंड नॉन मिड कैप पे वो काफ़ी बुलिश है और उनका मानना है कि अच्छे अपसाइड यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शायद इसी का इस पूरा इम्पैक्ट सेक्टर पे आता हुआ हमने देखा है। जी हाँ, इसीलिए आउट परफॉर्मेंस क्लियरली बनती हुई। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, विप्रो और टेक महिंद्रा में दोनों में मैनेजमेंट चेंज है। विप्रो में हमने देखा है ये एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा और इधर और नेगेटिव, स्पेशली FY25 में गाइडेंस कट की गुंजाइश नहीं है। हम सब जानते हैं कि FY25 के लिए ज़्यादातर कंपनियों ने एक थोड़ा सा वीकर गाइडेंस दिया है टू बी ऑन द सेफर साइड। आपकी अप्रोच क्या रहेगी विप्रो और टेक महिंद्रा दोनों पर ही? देखिए, टेक महिंद्रा मुझे लगता है एक री-रेटिंग कैंडिडेट की तरह आपको देखना चाहिए। अगर जो मैनेजमेंट बोल रहा है लगभग TCS के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने वाली चीज है, इंटर ग्रुप रेवेन्यूज काफी स्ट्रांग होने चाहिए, जिसका फायदा टेक महिंद्रा को मिलना चाहिए और ऑलरेडी मैनेजमेंट ने वो एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया है। प्लस जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से वो BFSI को काफी बड़े तौर पे स्केल अप कर सकते हैं, जहां उनकी प्रेजेंट लगभग नेग्लिजिबल है अभी एज ऑन डेट। और जो मैनेजमेंट चेंज है वो भी एक बड़े सेटअप से निकल के आ रहा है, वहाँ का BFSI बिजनेस का कुछ हिस्सा भी इनको आता है, तो मुझे लगता है काफी बड़ा फर्क पड़ जाएगा टेक महिंद्रा के टोटल नंबर्स में। तो मुझे लगता है ग्रुप बिजनेस जिस तरीके से वो बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं, प्लस BFSI में स्केल अप, ये बहुत बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं टेक महिंद्रा के लिए आने वाले समय में। हालांकि अभी भी डिलीवरेबल्स को देखना बाकी है, बट ऑन पेपर ये प्लान काफी सॉलिड और फुल प्रूफ लगता है। जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं मुझे लगता है काफी बड़ी री-रेटिंग स्टॉक में हो सकती है। मेरे रफ आइडियाज बोलते हैं 1800-1900 तक के टारगेट, बट अभी वो कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते। अगर जो नंबर्स अभी हैं उसके हिसाब से शायद फेयरली वैल्यूड है, बट अगर ये नंबर्स ये पुल डाउन करते हैं जो ये प्लान है, जैसे जैसे ये इफेक्ट होता है अगले 2-3 क्वार्टर में, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 1800-1900 तक के प्राइसेस उसमें आपको देखने मिल सकते हैं। और दूसरा आपने मेरे को पूछा, दूसरा कौन सा स्टॉक पूछा आपने? महिंद्रा और विप्रो, क्योंकि विप्रो पर वो डबल अपग्रेड आया है।
विप्रो, हाँ। विप्रो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट हमेशा रहा है। अनुज से शायद पहले भी हम लोगों की एक आध बार बात हुई है काफी नीचे के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है वो एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे हमेशा रहता है। विप्रो में चैलेंजेस ये है कि अब ये जो मैनेजमेंट चेंज है वो कितना इफेक्टिवली इसको अपलिफ्ट कर सकता है। ये मेरा भी मानना है कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं पूरे सेक्टर के वो लगभग हमारे पीछे आने वाले समय में और कोई फ्रेश चैलेंजेस आने नहीं चाहिए, चाहे वो यूएस का स्लो डाउन हो या इंटरेस्ट रेट का आउटलुक हो। और विप्रो में वैल्यूएशन कंफर्ट काफी डिसेंट है। जैसे जैसे ये बिजनेस टर्न अराउंड ऑन पेपर दिखने लगता है, मुझे लगता है कि री रेटिंग की काफी बड़ी गुंजाइश है। तो वहां भी आपको यहाँ से काफी बड़ी री रेटिंग मिल सकती है। बट अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो मुझे लगता है मैं टेक महिंद्रा के संग ज्यादा कंफर्टेबल है। महिंद्रा एक ज़्यादा प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा आपके लिए। अच्छा, चलिए इस बीच इरेडा की बात करते हैं। इरेडा, आपको याद होगा सुबह में मैं मेंशन कर भी रही थी कि कंपनी का Q1 का अपडेट आया है और उस अपडेट के तहत लोन सैंक्शनिंग और डिस्पर्समेंट में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। डिस्पर्समेंट्स करीब 67% बढ़ते हुए ये 3,174 करोड़ Q1 FY24 में था और Q1 ऑफ FY25 कंपनी कह रही 5,320 करोड़ के लोन डिस्पर्स हुए हैं। सैंक्शन लोन्स की संख्या जो है वो 4 गुना बढ़ी है। Q1 में ये 1,893 करोड़ था, FY24 वाले साल में 25 में 9,136 करोड़ के आसपास आ रहा है। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ दरअसल इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास। मिस्टर दास, स्वागत है आपका। एक बहुत स्ट्रॉन्ग Q1 का अपडेट आपने शेयर किया है। मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ सर, ये इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का कहीं ना कहीं इससे सरोकार है। बताइए किन सेगमेंट्स, किन ज्योग्राफीज में सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स हुए हैं? धन्यवाद। सबसे ज्यादा हमारा सोलर में हुआ है जी। जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, पावर का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। अगर हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहेंगे तो हमें हर सेक्टर में वृद्धि चाहिए। और जहां सेक्टर में वृद्धि की बात करेंगे तो सब सेक्टर में ऊर्जा का जरूरत है। जब ऊर्जा की बात करेंगे तो 90% नई ऊर्जा से लेना है, क्योंकि वातावरण को संतुलित रखना है। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एंड इमर्जिंग नॉन फॉसिल स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको सरकार लगातार प्रमोट करेंगे और कर भी रहे हैं। और इस क्षेत्र में हम नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का एक ही एक्सटेंडेड आर्म है जो बैंकिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, डेट फाइनेंसिंग के लिए। तो हमारा जो वृद्धि हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर, एक चीज तो हम कभी नंबर पे फोकस नहीं करते, ये मैं पहले ही बोला था। सरकारी कंपनी है, हमें एक MOU साइन करते हैं, एक फिगर हो जाता है, बट हम अपना फंडामेंटल पे फोकस करते हैं। सिंस डिमांड साइज इतना अच्छा है और रिन्यूएबल ग्रोथ कंट्री में इतना अच्छा हो रहा है, उस ग्रोथ को थोड़ा बहुत हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा जितना छोटा नेटवर्थ बेस है, मैं छोटा इसलिए बोलता हूँ कि बैंक और अदर NBFC के तुलना में अगर कंपेयर करें तो हमारा नेटवर्थ कम है। लेकिन ये कम नेटवर्थ होने के बावजूद भी हम तो सिर्फ ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में ही काम करते हैं, इसलिए ग्रीन एनर्जी का जितना भी ग्रोथ होगा उसका अधिक हिस्सा हमें ही मिलता है और आगे भी मिलेगा। इसलिए हमारा जो वृद्धि सैंक्शन में हुआ है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, तो अगला साल क्वार्टर में इतना प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ होगा जिसके चलते हम नहीं किए हैं। पर जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं हम उसको स्पीड को बढ़ाते हैं, टर्न अराउंड टाइम कम करते हैं। और जैसे हमारा नेटवर्थ बढ़ा, हमारा बोरोइंग पावर भी बढ़ा और हमें नवरत्न का स्टेटस बढ़ा, मार्केट में परसेप्शन बदला। जो एक रेटिंग एजेंसी AA स्टेबल रखा हुआ था लास्ट 2 साल से, और AAA स्टेबल में अभी रिकॉग्निशन दिए हैं। ये जस्ट 15 दिन की बात है, बट उसका पहले बाकी 2-3 संस्था दे चुके थे हमें। मैं ये बोलना चाहूँगा, एक संस्था को देने में इतना समय लगा, उसका मतलब कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसी या अदर एजेंसी का कंसर्न रहा होगा। बट ये सबको हम एड्रेस करते हैं, इसीलिए हम क्वालिटेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफ़ी फोकस करते हैं। अब देखिए 30 तारीख तक का बिजनेस रिपोर्ट करना स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ये शायद बहुत कम संस्था सोचते होंगे, करना तो दूर की बात है। तो ये हमारा ये है, और हम हर क्वार्टर में फुल ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि हम लिस्टिंग अभी 6 महीना हुआ है, लेकिन हम लास्ट ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो चुका है,
तो हम हर क्वार्टर को पूरा ऑडिट करके रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तो वो तो सब इससे देख ही हमारा रहे हैं और इसीलिए आपके स्टॉक में भी लोगों के प्रति इंटरेस्ट आया है, जागरूकता बढ़ी है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आपने कहा सबसे ज्यादा सैंक्शनिंग सोलर, अब सोलर और हाइड्रो में क्योंकि आप लार्जली रिन्यूएबल सेक्टर को केटर करते हैं, लोन बुक किस तरह से बटा हुआ है? लार्जली नहीं, हम पूरा रिन्यूएबल का ही करते हैं। जी हाँ। ठीक है, रिन्यूएबल क्योंकि ग्रीन एनर्जी हमारा मैंडेट है, हम उसी में ही रहते हैं। थोड़ा बहुत एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी एक्सेस की जहां पे नहीं पहुंच पाता है, बट वो रिन्यूएबल रहता है फंडामेंटल हमारा। तो अभी देखेंगे तो लगभग हमारा 30% लगभग है सोलर का, 15% है, 15 से 18% है विंड का, हाइड्रो का भी लगभग उतना 15% है। बाकी इमर्जिंग और ये मैन्युफैक्चरिंग, कंप्रेस्ड बायोगैस, एथेनॉल, ई मोबिलिटी, इससे रिलेटेड जो है उस सब को मिलाकर अभी इवन थोड़ा बहुत हमने ग्रीन हाइड्रोजन को भी शुरू किया, अभी पंप स्टोरेज का भी प्रोसेस हो रहा है। तो लगभग हर क्षेत्र में हुआ है, बट जो ट्रेडिशनल लारी है वो आज का दिन में हमारा बुक का लार्जर शेयर है। ऑलमोस्ट लगभग 70-75% जो है हमारा ट्रेडिशनल लारी है। ट्रेडिशनल लारी का मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो। न्यू एंड इमर्जिंग उसमें आज भी 25% का लगभग बुक हमारा है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें लोन बुक बढ़ाने का साथ साथ लोन बुक का क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ रहा है, जिसके चलते हमारा नेट एनपी आप देखेंगे 4 बरस में 7.18 से हम आके 0.99 मार्च में किए थे। अभी जून का एनपीए रिजल्ट फिगर तो आया नहीं, बट बहुत जल्दी हम उसको भी ऑडिटेड रिजल्ट ले आएंगे, आपको बता देंगे। बट ये जो सैंक्शन और डिसबर्समेंट करने के टाइम में हमारा बहुत फोकस रहता है कि क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट अप्रेजल हो, चाहे प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लगे लेकिन उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। 1 नंबर ये है। 2 नंबर, पैसा देने के बाद या सैंक्शन करने के बाद, डिसबर्स करने के बाद रेगुलर कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट होता है, ताकि हमारा पैसा जहां लगा सही मायने में वही लगा है या क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं और न्यू एंड इमर्जिंग में चैलेंजेस रहता है, कोई आज के दिन में बैठ के फ्यूचर को 100% श्योर बता नहीं पाएगा। बट उसको जैसे हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं, हमारा डेवलपर का हैंड होल्ड करते हैं, तो हम जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल है इनिशियल स्टेज से कैप्चर करते हैं। बिल्कुल, मैं मुझे इस बात का आभास है प्रदीप जी, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं जब आपकी बुक्स को रीड कर रहा हूँ, आई मीन 70% जो आपका डिसबर्समेंट्स है वो करीब आप समझ लीजिए निजी सेक्टर को है, उसके बावजूद आप 1.65 के अप्रॉक्सीमेटली नेट एनपीएस आपके हैं। दैट मीन्स मॉनिटरिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर, कंसिडरिंग द आई मीन बिजनेस ग्रोथ एंड मोमेंटम, जो एनआईएम्स की ट्रेजेक्ट्री है वो इस फुल ईयर के लिए क्या रहेगी? थोड़ा सा इस पर भी टिप्पणी करिए। देखिए, अगर मार्च 22 को देखेंगे, हमारा नीम था लगभग 3.5, मार्च 23 में 2.82 हुआ, तो काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा, बट वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 2.85। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको मेंटेन करेंगे या उसको फर्दर इम्प्रोवाइज करेंगे। देखिए, अगर हम इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, नया और इमर्जिंग सेक्टर, अगर इंटरेस्ट हम बढ़ाते हैं, आज जो प्रोजेक्ट बैंकेबल होता है, हो सकता है वो बैंकेबल नहीं होगा। इसीलिए हमें इंटरेस्ट रेट जब अप्लाई करते हैं बड़ा कॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को वायबल बनाना है। भारत सरकार का संस्था है, 500 गीगावाट मन में रखा हुआ है, उसी दायरे में रहते हुए फिर भी हम ग्रेजुअली नीम को इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे भी इसको इम्प्रूव करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आई थिंक आज इंटरेक्शन में हमारे साथ थे। एनआईएम्स पे बिजनेस ग्रोथ को लेकर, एनपीएस को लेकर, सब पे अपने अपनी बात रखी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पे जो विजुअल्स आ रहे हैं, हमारे परिवार यानी CNBC, अगर आप देखें, बाज़ार के जो केक कटिंग है 10 वर्ष, और वही केक कटिंग आपकी स्क्रीन पे अनुज जो डबल शिफ्ट में काम करते हैं, कई बार ट्रिपल शिफ्ट में काम करते हैं, वीकेंड्स पे काम करते हैं। सर को याद है क्योंकि हम सर के पास ही आते हैं सर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो खैर, लेकिन एक चीज़ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग नहीं है इसके लिए शो आने नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये हमेशा एक बहुत छोटी सी टीम ने जिस कोहेसिवनेस के साथ और जिस तरीके से टीम बिल्डिंग करके काम किया है, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। और बाकी खैर मैं ज़्यादा टाइम दूँगा आपको, अब सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाएं। यतिन सर, तुम्हारे के ऊपर शायद
કહેવા માટે તો ઘણું બધું છે ગુજરાતીના લેસન અમે આપી પણ યસ વેરી સ્મોલ ટીમ એન્ડ બહુ ટેલેન્ટેડ ટીમ છે અને જે બિઝનેસ अनफॉर्चुनेटली यतिन जो गुजराती में कह रहे हैं मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो हम वापस आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सेलिब्रेशन और CNBC बाजार की टीम के लिए, बाजार की टीम के लिए अनदर फेदर इन द कैप। बहुत ही तगड़ी टीम और बहुत ही बढ़िया काम वो करते हुए। अच्छा वीरू, मार्केट पर लौटते हैं और अभी भी जो पूरा फ्लो है वो IT कंपनियों की तरफ ही झुका हुआ है। लेकिन मारुति सुजुकी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, गाबा साहब ने 12,200 का टारगेट दिया, 12,100 अभी आया। इनफैक्ट 12,100 में स्क्रीन पर दिख रहा था। हाँ, मोमेंटम देखने को मिल रहा है 117 के आसपास का। यही स्टॉक है जो पूरे तरह से तेजी को अपने कंट्रोल में लाता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मूव था। बस आज हर्षता इसका जो इंट्राडे हाई रहा इन नंबर्स के बाद वो था 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप यकीन मानिए, मतलब आप 18 जून स्पेशली जिस टाइम फ्रेम में M&M बहुत स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम फ्रेम में इसने इवन नॉट अ सिंगल डे 10-day में अटेम्प्ट किया। बस ये बात है कि इसके पिछले 3 सेशन का लो 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। मेरे ख्याल से आज ही के आज या कल या 1-2 दिन में ये फाइनली एक रिएक्शन देगा। अ ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इज क्वाइट पॉसिबल। मीनवाइल जरा एक बार आप पूरा सीमेंट लेके आइए फिर, और जो मैं स्टॉक का जिक्र कर रहा था ग्रासिम, लुक एट ग्रासिम 2731 डे हाई की डिजिट्री में। शिल्पा जी, अब ये 273150 जो मेरे स्क्रीन पर अभी वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि मॉर्निंग हाई क्रॉस कर रहे हैं, उनमें से ये शुमार है। अभी इसने करीब आप समझ लीजिएगा कि मैम 10 बजे का हाई काटा। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? मोमेंटम है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, आपका टेक क्या है मैम? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा सेक्टर बहुत बजिंग है। और ग्रासिम अगर हम लोग देखेंगे, शायद पिछले 10 दिन पहले से हम लोग इसको नोटिस करा, आपने भी बहुत बार नोटिफाई किया है कि 2400 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, फिर 2500 हुआ, फिर अभी 2700 समथिंग होके इट्स मूविंग टुवर्ड्स 2800 to 3000 जोन्स। तो स्टेडी ग्रोथ है ग्रासिम में और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें स्ट्रेंथ है। तो इसको प्ले करने के लिए आप फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा यहाँ पर डाइसी हो सकता है, तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी 2800 कॉल ऑप्शन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो रफली 46 रुपीज में चल रहा है। काफी रीजनेबली प्राइस्ड है, तो आप यहाँ पे 35 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है ये 66 से लेके 80 के बीच में आपको ट्रेड करते मिलना चाहिए। ग्रासिम पर एक अपॉर्चुनिटी इस समय शिल्पा जी पकड़ रही हैं। चलिए अब लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। दरअसल शिपिंग मिनिस्ट्री ने पोर्ट्स को टर्नअराउंड टाइम घटाने पर जोर देने को कहा है। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण ही आपको बताएंगे। लक्ष्मण जी, आज स्थिति ये वेदर के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर लग रही है, छाता नहीं पकड़े आप? नहीं, बिल्कुल आज छाता पकड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ बारिश कब आ जाए इसका कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है। और लेकिन इस बीच खबर एक आपको मैं दे दूं, वो शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के जो आपने अभी जिक्र किया, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिपिंग मिनिस्ट्री ने पूरे जितने भी पोर्ट हैं, सरकारी पोर्ट हैं, उनको कहा है कि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ पैमाना दिया गया है। पहली बात तो ये कि जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स आता है उसमें टॉप 100 में भारत के कम से कम 12 पोर्ट उसमें शामिल हो जाएं, ये टारगेट रखिए। दूसरा, जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसको जितना कम हो सके वो करिए, यानी शिप जब आना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े और शिप अपना सामान उतार के फिर वापस चला जाए, ये आप सुनिश्चित करिए। और बैठक में सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि निजी कंपनियों से भी तुलना करके दिखाया गया कैसे वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। रास्ते पर कदम उठाइए। और इसमें अगर कंपनी विशेष की बात करें तो यहाँ पे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को विशेष नसीहत दी गई है और कहा गया है कि आप ड्रेजिंग के कामकाज में और तेजी लाइए। खास तौर से नदियों की ड्रेजिंग जो है, जो इनलैंड वाटरवेज है, उसकी ड्रेजिंग पे आप तेजी लाइए। अगर आपको ड्रेजर मशीन की जरूरत हो तो ड्रेजर मशीन भी यहाँ पर लाइए। दरअसल सरकार की जो इनलैंड वाटरवेज की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें तेजी लाने के लिहाज से ये नसीहत दी गई है। अभी बता दूं कि कम से कम 111 नेशनल वाटरवेज नोटिफाई किए गए हैं जो करीब 20,000 किलोमीटर के दूरी को तय करते हैं। इस लिहाज से शिपिंग इंडस्ट्री में आप देखें कुछ ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी।
शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक आपके बोलने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ और एससीआई भी रेडार पर रखना चाहिए। तो बेसिकली टर्न राउंड टाइम और बेहतर और मजबूत किया जाए उस पर फोकस। इनमें से कोई ट्रेड जो लिया जा सकता है राजेश जी? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 1121 पर, एससीआई भी आप देखिए थोड़ा बहुत बीच बीच में चलता है। अच्छा जी देखिए, अगर ड्रेजिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिनों में इसमें एक हल्कापन प्रॉफिट बुकिंग हुई है और सबसे बड़ी बात है कि अपने 50 DMA के आसपास है, तो मुझे लगता है ये लेवल बढ़िया है, लेकिन इसे वक्त देना चाहिए। दिस इज नॉट अ मोमेंटम कॉल, लेकिन यस पोजिशनली मुझे लगता है जिन्हें एंट्री करनी है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। 245 और 250 ये सपोर्ट होगा जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना है, बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 240 का। मुझे लगता है जैसे ही ये 260 का लेवल निकलेगा एक अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 280 285 तक। तो यस दिस इज अ बाय जोन, आपको यहाँ पे बाय करना है। ओके, ड्रेजिंग पर टेक है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा ड्रेजिंग में इम्पैक्ट कॉस्ट इज टू हाई। प्लीज़ अगर आप डिलीवरी पे काम करना चाहते हैं दैट्स उसी पे काम कीजिएगा, अदरवाइज इंट्राडे सोचिएगा भी मत, और इवन अगर आप देखें डे टू डे सोचिएगा भी मत। बहुत हाई इम्पैक्ट कॉस्ट है इस स्टॉक की। मीनवाइल राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इस वक्त का टॉप कॉल क्या है आपका? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टॉप कॉल अभी जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो एफएमसीजी पैक्स है और उसमें हमें लगता है डाबर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डाबर में अगर हम फॉर्मेशन देखें तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में अगर हम आज देखें तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही। हमें लगता है डाबर में यहाँ पे अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 622 624 की अपसाइड के टारगेट के लिए डाबर फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 607 रुपए के आसपास। डाबर फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। इसको जब ये स्लाइड्स होती हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक डे हाई पर है, प्राइस अप है, नीचे जो ओआई है चेंज दिखा रहा है माइनस में, दैट मीन्स जो ओपन इंटरेस्ट है वो घट रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है इस स्टॉक में। जो शॉर्ट होल्डर है वो कंफर्टेबल नहीं है। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे देखिए आज इस क्लोजिंग में एक बात है, पूरी की पूरी कमोडिटीज़ जो है ना वो एक स्विंग जनरेट कर रही हैं। अब लेके आइए जरा आप एक बार मानस जरा देखिए, लुक एट एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स को मैं इस क्राइटेरिया पे आई थिंक जज कर रहा हूँ कि ये स्टॉक इवन आई थिंक जब कूड 75 पे था तब भी नहीं चला था, बट राइट नाउ मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट 18th of Jan ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड क्रिटिकल होता है, डिसाइसिव होता है। कमोडिटी स्क्रीन पे चल भी रही है। मानस आपका टेक? देखिए पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि इस बार शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि करीब करीब 3000 के आसपास है उसको इस बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड में होगा। 2904 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 3000 के आसपास के टारगेट सेट करेंगे। ओके तो ये फिलहाल एशियन पेंट में एक हरकत। अच्छा बाय द वे इस बीच आईटीसी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। ये कंजम्पशन से जुड़ी हुई जो शेयर हैं उनमें थोड़ा सा मूव आने लगा है। 1% ऊपर आईटीसी आता हुआ। टाइटन एक अंडर परफॉर्मर रहा है, हम सब जानते हैं पूरे जून के महीने में। ये काउंटर भी 0.75% तक के अगेंस्ट दिखा रहा है। और एशियन पेंट जो अभी अभी वीरू ने मेंशन भी किया। शिल्पा जी कोई ट्रेड आप लेंगे क्या आईटीसी या फिर टाइटन में? जी बिल्कुल हर्षिता जी, मैं आईटीसी पे बुलिश हूँ। पिछले हफ्ते से आई हैव बीन टॉकिंग कि मुझे लगता है यहाँ पे एफएमसीजी में आईटीसी में टर्न अराउंड है, बिकॉज 420 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 424 से स्टॉक यहाँ पे अभी 429 ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे जो अपसाइड मूव है एक्सटेंडेड है टुवर्ड्स 445। पहला टारगेट 445 है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 460 के भी लेवल्स आएंगे। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बहुत फेवरेबल है, बिकॉज रिस्क इज हार्डली ऑफ 7-8 रुपीज और यहाँ पे अपसाइड काफी बड़ा है। आईटीसी में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इस समय, आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब चार का चौका की तैयारी कर ली जाए। शिल्पा जी से समझेंगे सस्ता ऑप्शन। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे लेंगे एफनो सुपरस्टार। मानस आपको बताएंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी हैं ही। ट्रेड लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी बताइए आपका क्या ट्रेड रहेगा सस्ता ऑप्शन में? जी हर्षिता जी, सस्ता ऑप्शन अभी के लिए मेरा ध्यान केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर से ही है, चंबल फर्टिलाइजर्स।
चंबल फर्टिलाइजर्स काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे 520 के ऊपर सस्टेन करना स्टॉक के लिए एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे 530 का कॉल ऑप्शन जो रफली 21 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 16 का रखिए और पहला टारगेट रहेगा 28 का, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 33 से लेके 35 के भी लेवल्स आपको मिलेंगे। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स की 530 की कॉल ऑप्शन @21 पे आपको बाय करनी है। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं, राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस से कंटिन्यूटी बनी हुई आप ट्रेंड की यहाँ पे, और जिस तरीके से स्टॉक को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। स्टॉक पे जिस तरीके से हमने देखा था लास्ट सीरीज से स्टॉक के रोल ओवर डेटा बने और यहाँ पे हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी रैली। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 830 835 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 811 के आसपास। ओके, चलिए, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर एक ट्रेड हो गई। अब चलते हैं मानस के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, देखिए, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 200 डे मूविंग एवरेज पे 4 दिन पहले सपोर्ट लिया था, फिर 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 71, 79 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। 7500 7500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज फाइनेंस में। ऑप्शन में आप 7300 का कॉल ऑप्शन जो कि 227 रुपए पे है, वहां पर आप 175 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 325 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा मौका तेजी का बन रहा है। चलिए, अब आते हैं शरद जी के पास जो बताएंगे मिड कैप फंडा। बताइए। हाँ जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा नितिन स्पिनर्स। लगभग 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। कंपनी के पास यान बनाने की लगभग 1,10,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है। इन हाउस डाइंग, फिनिशिंग और प्रिंटिंग कैपेसिटीज है इनके पास। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने 900 साढ़े 900 करोड़ का कैपेक्स किया था, वो लगभग अब रिजल्ट ही कर रहा है और ज्यादातर यूटिलाइजेशन लेवल्स में जो रैंप अप है वो काफी स्मार्ट रहा है, तो उसकी वजह से नंबर्स में भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। प्लस रॉ मटेरियल साइड पे जो थोड़ा बहुत सेल्स पे प्रेशर वगैरह था पिछले कुछ समय में कॉटन में और यान में, वो ग्रेजुअली अब कम हो रहा है। रूरल डिमांड भी ठीक ठाक रहनी चाहिए और रॉ मटेरियल प्रेशर भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि मॉनसून ठीक ठाक है। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में कंपनी की बॉटम लाइन में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अर्निंग्स जो पिछले साल करीब 24 रुपए के आसपास थी, अगले 2 साल में बढ़ के 44-45 के आसपास आ जानी चाहिए। 10-11 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए और अभी कोई फ्रेश कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। आने वाले समय में जैसे जैसे अनाउंस करते हैं वो देखा जाएगा। पिछले 2 साल में डेट भी लगातार कम किया है कंपनी ने, 150-200 करोड़ पर एनम के हिसाब से, तो अब लीवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो 44-45 रुपए की अर्निंग, उस पे आप 10 से 11 का मल्टीपल, तो मुझे लगता है 465 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से नितिन स्पिनर्स। ओके, तो ये सारे वो ट्रेड्स मैं फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। शुरुआत हमने ऑफकोर्स चंबल फर्टिलाइजर और सस्ता ऑप्शन वाला ट्रेड के साथ की, जो 530 का कॉल सुझाया शिल्पा जी ने। 23 पर आया है अब, 28 टारगेट पहला वाला और फिर 33 तक भी जा सकता है। 16 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर राजेश पालविया ने पिक किया LIC हाउसिंग फाइनेंस, 830 टारगेट, 835 भी अगला टारगेट रहेगा। 811 का स्टॉप लॉस आप रखिएगा। मानस ने जो ट्रेड दिया है वो है बजाज फाइनेंस, 7500 का टारगेट, 7180 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के चले। और साथ ही आप देखिएगा नितिन स्पिनर्स को भी, जो मिड कैप फंडा के तौर पर आए, करीब 5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल वो सभी ट्रेड्स जो इस समय हमारे जानकार पिक कर रहे हैं। मार्केट में जोश बरकरार। मारुति, ITC, बजाज फाइनेंस और टाइटन के भरोसे सबसे ज़्यादा गेंस इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अहम मुद्दे पर आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क को लेकर बहस अब काफ़ी गर्मा गई है। गुरुवार को सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा था कि भारत में ऑप्शंस के जरिए सट्टेबाजी बढ़ रही है। लोग उधार लेकर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, काफ़ी इंडल्ज कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा इस पर लगाम लगाने की संकेत, इनफैक्ट उन्होंने संकेत दिए अपने बयान में। वही NSE और BSE ने एक सुर में कहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है। लेकिन सबसे पहले सेबी चेयरपर्सन ने क्या कहा वो पहले आपको सुनाते हैं।
the trend that we are seeing in terms of even the type of trading that is happening. So, concentrated in weekly options, only on the expiry day, in the last 1 hour. Now, these are just speculative bets, right? These have no nature of hedging. These have no nature of, I would say no other nature other than speculation. So the question is now that, what is it, if anything, that needs to be done further from an investor protection point of view? Particularly and we have seen anecdotally cases where people borrow money, including by, their parents are mortgaging their homes and everything, and then they are borrowing that money and putting it into this speculative activity. Is that a good thing? It's not a good thing. और सभी की फिक्र की उलट वहीं स्टॉक एक्सचेंजेस मानते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग से मार्केट में कोई बड़ा सिस्टमिक रिस्क नहीं है। बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरमन राममूर्ति का कहना है कि ये कहना है, इनफैक्ट अनुज से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने ओवर द वीकेंड की। उन्होंने साफ कहा कि भारत का रिस्क मैनेजमेंट दुनिया में सबसे अच्छा है और सिर्फ 43 लाख ही एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं। At BSE, in the last 5 years, we have seen the total number of unique client codes going up from just 5 crores to 17 crores. 43 lakhs actually, the recent number, is what is trading derivatives. Then why the options volume appear to go up so much? Nowhere in the world you have online, real-time, client-level, portfolio-based margining. India is probably, thanks to the regulatory providence and thought process, we have it. Nowhere in the world probably you will have a risk reduction mode when some broker has utilized 90% of his capital. He cannot take further positions. He can only reduce position. एक चिंता जताई गई है तो वो उसका ध्यान माने उसका संज्ञान में लेना चाहिए। उसके ऊपर जो भी करना पड़े करना भी चाहिए। उसमें जब भी कोई भी मार्केट चलाते हो तो खास करके सेंट्रलाइज मार्केट, उसमें 2 चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो यह है कि आप सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, और फिर हर व्यक्ति को रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि टोटल ओपन पोजीशंस जो पूरे भारत में है करीब 20 लाख करोड़ के इर्द गिर्द होती है। उसमें से आप जो डेल्टा हेज पोजीशन जिसको कहते हैं वो करीब 2-3 लाख करोड़ से कम ही होगी। और जो मार्जिनिंग की हम ज्यादा मार्जिन भी करते हैं तो करीब 1,75,000 करोड़ का मार्जिनिंग पोजीशन होता है। उसके सामने 7 लाख करोड़ का मार्जिन तो सिर्फ एनएससी के क्लियरिंग हाउस के पास होता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड रिस्क की बात है उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं हाशिदा आपको। जब पिछली बार मैं सेबी की बोर्ड मीट में गया था, यतन भी थे उस बोर्ड मीट में, तब जब वीकली ऑप्शंस की बात हुई थी तब सेबी चेयरपर्सन का ये कहना था कि देखिए सब ठीक है, सिस्टमिक रिस्क कुछ है नहीं, और अगर कोई बंजी जंपिंग करना चाहता है तो हम उसको मना थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बार की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें उनका जो थोड़ा सा क्लियर कट एक व्यू था वो डिफरेंट एनालॉजी बिल्कुल। और जब एक भी चीज आपको कुछ कहा जाए ना कि नहीं करना है तो आप वो पहले और करोगे या फिर ट्राई तो करोगे, वो तो ट्राई तो करेंगे आप। और एक और चीज बता रहा हूँ, जिस जो इतनी बात बोली, वो जो जेन स्ट्रीट और मिलेनियम वाला केस था, और मैंने सिंपली बोल रहा हूँ मैं, खास तौर से वेंसडे को जिसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वो क्लियरली दिखता है आपको 230 टू 245 के बीच में जो मूव आ रहा है, एकदम उसका कंप्लीट रिवर्सल आया था 3 बजे। वो क्या हो रहा है एकदम से, वो मतलब क्योंकि क्या हो रहा है, उन ऑप्शंस में बहुत पैसा बन रहा है और वो उन लोगों ने पूरा प्रोग्राम कर लिया उसको, तो उसकी वजह से आप कहीं उसके एंड दूसरे एंड पे रिटेल तो नहीं फंस रहा है। तो रेगुलेटर को इन सब चीज़ों का ऑब्वियसली ध्यान रखना होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट है। मार्केट में अगर कोई इस सिस्टम को परफेक्ट करके अगर पैसा बना रहा है तो वाई नॉट, मतलब उसको रोका क्यों जाए। हाँ, आप ये सारे उनको जानकारी दीजिए कि ये जो पैसा बना रहे हैं वो बहुत पैसा भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे हैं। जिन्होंने ढंग से वीकली ऑप्शन समझ लिया है, और अगर आपने ये समझ लिया ना कि कौन से दिन राइटिंग करनी है, कौन से दिन बाइंग करनी है, कौन से दिन चुनने हैं, कौन से दिन कुछ नहीं करना है, तो इस मार्केट में पैसा बहुत है, ठीक है। सीख कर अगर आप काम करना चाहें तो दिक्कत यह है कि अगर आप लॉटरी की तरह ट्रीट करेंगे
तो फिर तो वो मार्केट रिटर्न्स भी आपको लॉटरी के जैसे देगा कि कभी कभी लगा देगा आपकी लॉटरी, लेकिन ज़्यादातर वो आपका टिकट जाएगा वेस्ट। पालविया जी, आप लोग काफी ट्रेड देखते होंगे, लेकिन कोई एक्शन दिखता है क्या आते हुए? क्योंकि सेबी का बयान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर था, मैं कठोर नहीं कहूंगी, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट था, पर एक्सचेंजेस कह रहे हैं कि कोई सिस्टमिक रिस्क तो है नहीं। तो देखिए, मार्जिन सिस्टम इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि सिस्टमिक रिस्क तो वहाँ पे मार्जिन फ्रंट पे और ये सब रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है ब्रोकर एंड पे और एक्सचेंज एंड पे कि यहाँ पे सिस्टमिक रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो छोटे रिटेल निवेशक है जो बिना सोचे समझे ऑप्शंस में बड़ी क्वांटिटीज में, स्पेशली एक्सपायरी के दिन में हीरो जीरो टाइप के ट्रेड में पार्टिसिपेट करते, वो एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। और हम भी डेटा जब एनालाइज करते हैं, क्लाइंट्स का बिहेवियर देखते हैं, तो वहाँ काफी दिक्कत देखने को मिलती है। वहीं पे हमने देखा है कि मेजर जो लॉस मेकिंग ट्रेड होते हैं वो इसी टाइप के जो छोटे प्रीमियम के स्ट्राइक्स पे बाय करते हैं, ऑप्शंस में बड़ी क्वांटिटी, वहां पे मेजर लॉसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स हैं जो समझते हैं मार्केट को और जो अपनी स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली डिप्लॉय करते हैं, वहां तो हमें लगता है वो काफी स्मार्ट हो चुके हैं अब ट्रेडर्स भी, और काफी कुछ सोच समझ के ट्रेड करते हैं। रिस्क सिर्फ वो छोटी प्रीमियम को बाय करने में वहीं पे सबसे ज्यादा होती है और वहीं सबसे ज्यादा लूजिंग ट्रेड देखने को मिलते हैं रिटेल साइड। बिल्कुल। और खैर देखते हैं काफ़ी जो री रेटिंग हुई है कई स्टॉक्स के, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे आपके सारे मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हो या बीएससी का स्टॉक हो, वो सारी की सारी री रेटिंग जो हुई है वो इसी कारण से हुई है कि जिस तरीके से ये ऑप्शंस में वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं। खैर एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाज़ार में तेज़ी है और एक चीज़ लगातार हो रही है कि इस तेज़ी में आखिरकार कोई तो होगा जो बेचेगा। तो कौन बेच रहा है? प्रमोटर और इनसाइडर्स। अच्छे भाव मिलने से प्रमोटर्स अपना हिस्सा कम कर रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स के जरिए रिटेल निवेशक हाथों हाथ वो हिस्सा खरीद रहे हैं। चलते हैं यतिन के पास इस जानकारी के लिए। यतिन, कैसा लग रहा है डेटा? तो डेटा की अगर बात करें तो जो हमारे पास डेटा है और जो कोटक ने आज कंपाइल किया डेटा, उसमें से एक चीज़ क्लियर है कि निफ्टी 500 यानी एनएससी की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें लगभग 37 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना माल बेचा है, जिनके प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है। और एनएससी 500 की बात करते हैं तो लगभग 88,000 करोड़ रुपए का स्टेक सेल हुआ है, यानी 10 बिलियन $10.5 बिलियन से ज़्यादा की प्रमोटर सेलिंग सिर्फ इन 37 कंपनियों में आपको आती हुई दिखी है। ऑब्वियसली पिछले साल ये डोमिनेटेड था अदानी ग्रुप के साथ, क्योंकि हिंडनबर्ग मामले के बाद इन्होंने अपना एक बड़ा स्टेक सेल किया था और उसको मिला के अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास पूरे साल में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था। लेकिन इस साल अगर आप देखें तो 87,400 करोड़ सिर्फ पहले 6 महीनों में हो गया है। तो जो कैलेंडर ईयर है 2024, अभी तक जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो प्रमोटर्स ने बेचा है। लास्ट ईयर अदानी का बेस इफेक्ट था, उस बेस इफेक्ट के बावजूद लगभग उतना ही फिगर हो गया है। अगर हम बात करें कौन से सेक्टर्स में ये बिकवाली हुई है, तो टेलीकॉम में हुई है, इंडस टावर भारती में हुआ है। आईटी सर्विसेज की बात करें तो टीसीएस एम्फोसिस में हुआ है। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो मतंजन सुमी के जो को प्रमोटर है जापानीज, उन्होंने बेचा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी, सब जगह प्रमोटर्स अपना अपना हिस्सा बेच रहे हैं। टॉप ब्लॉक डील्स की बात करें तो इंडस टावर का नाम यहाँ आपको दिखेगा, लगभग 15,300 करोड़ रुपए तक का। इंडिगो, दोनों प्रमोटर्स शेयर बेच रहे हैं, एक नहीं दोनों, और यहाँ लगभग 10,000 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। टीसीएस में टाटा सन्स ने 9,000 करोड़ रुपए के ऊपर का माल बेचा। एम्फोसिस में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा। वेदांता पिछले दिनों ब्लॉक डील हुई थी, उसके पहले भी प्रमोटर्स ने थोड़ा माल छोड़ा था, तो कुल मिला के 6,000 करोड़ का माल उन्होंने इस कैलेंडर ईयर में बेचा है। और भारतीय एयरटेल यानी उनकी जो प्रमोटर इकाई है सिंगटेल, उन्होंने भी अपना हिस्सा बेचा है लगभग 5,800 करोड़ रुपए का। और यही नहीं, प्रमोटर्स नहीं, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी अपना माल बेच रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग में आप अगर देख ले तो 1,000 करोड़ का माल जी और एशिया अपॉर्चुनिटी फंड ने बेचा। अपोलो टायर में वॉबक पिंकस ने 1,000 करोड़ रुपए का माल बेचा। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे जोमैटो और इंश्योरेंस में कार्लाइल जो पीबी फिनटेक है, यहाँ भी बड़े बड़े आपको स्टेक सेल होते हुए दिखाई दिए। तो दोनों हाथों से माल बेचा जा रहा है। बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स और प्रमोटर्स यहाँ बड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, पिछले साल से इस साल फर्स्ट हाफ में एक बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिला है और फुल ईयर शायद ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ के पार हो जाए। बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग यहाँ पर प्रमोटर्स की और बड़े इन्वेस्टर्स की विजिबल है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, सब माल एब्जॉर्ब हो रहा है और मोस्ट केसेस में स्टॉक्स जो हैं उन लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी केस में ऐसा नहीं है कि नीचे। बेस्ट एग्जांपल था इंडस टावर का, वो तो आउटसाइड विंडो डील हुई, उसके बावजूद वो स्टॉक वहाँ से करीब 10 से 15% ऊपर है। ये आपको बता रहा है किस तरीके का इस समय मार्केट में मोमेंटम है। और इसी मोमेंटम पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे अगले गेस्ट से, मेहबूब ईरानी जुड़ेंगे शो में जस्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ओके चलिए, मार्केट 24,000 के पार, निफ्टी पर ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब, मिड कैप स्मॉल कैप्स में लगातार ऑल टाइम हाई। क्या करें इस मार्केट में, मेहरबून ईरानी से जान लेते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। वन वे रैली, बिल्कुल वन वे, और शुरू हुई थी इलेक्शन के वर्डिक्ट वाले दिन, जिस दिन सब डर गए थे एक्चुअली। क्या अभी भी मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, कंसिडरिंग बहुत लोग कह रहे हैं कि लार्ज कैप में भी वैल्यूएशन शायद फेवर में हो, भले मिड कैप में ना हो। आपका क्या व्यू है इस समय? सर, मध्य प्रदेश राजस्थान इलेक्शन के बाद कह रहा था कि जून जुलाई में एक एक्सप्लोसिव न्यू हाई बनेगा, बट हुआ। लेकिन बाद में एक्सेप्ट करता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी मुझे भी घबराहट आ गई थी, और मैंने एक नेगेटिव व्यू भी दिया था कि अभी के लिए शायद टॉप वुड बी इन प्लेस। 3-4 दिन के बाद व्यू चेंज कर दिया। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मार्केट कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप व्यू कुछ भी बना दो, पोजीशन कुछ भी कर लो, लाइटन करो या इंक्रीज करो, बट यू हैव टू बी फ्लीट फुटेड एट प्रेजेंट वैल्यूएशंस। आपका सवाल का जवाब मैंने हाफ दे दिया, बाकी का हाफ में दूंगा कि आई थिंक इन दिस मार्केट द वे पैसा जो मार्केट में आ रहा है, आई थिंक इतनी लिक्विडिटी है, और हर रोज एक नया आदमी मिलता है जिसको मैं पहचानता हूँ, जिसने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, वो पूछता है कि मुझे पैसा मार्केट में डालना है। एक्चुअली एक साइन था जब मैं कहता था कि पीपल अननोन टू द मार्केट, अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने आए तो आपको पैनिक बटन प्रेस करके एक बार निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस पीपल आर कमिंग हियर टू स्टे। पब्लिक लेफ्ट आउट फीलिंग है, आज भी इन्वेस्ट कर रही है। और दूसरी बात कहूँगा अनुज जी के, पिछले 10-15 दिन से आपने भी रियलाइज किया होगा कि थोड़ी सी शंका बढ़ने लगी है, वाइल पीपल आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेसेंसी जो होती है वो फुल कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं है। पीपल आर समवेयर कंसर्न कि वन वे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं होती है, मार्केट लुढ़कता नहीं है, मार्केट घटता नहीं है, और मे बी करेक्शन भी इमीडिएटली आता नहीं है। लेकिन यही ब्रेथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो वेल डिस्कवर्ड हो गए हैं, ओवर ओन्ड हो गए, वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे इफ़ यू आस्क मी, अपसाइड फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल कुड बी लिमिटेड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देम। मैं खुद इन्वेस्टेड हुए चार सेक्टर में। एम आई सेलिंग ऑफ? आंसर इज नो, मन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई नो ये गवर्नमेंट के फोकस एरियाज है। मैं जानता हूँ कि दिस सेक्टर्स विल डू वेल, बट कहीं पर लगता है कि वैल्यूएशन में 40 टाइम, 35 टाइम, 45 टाइम वैल्यूएशन आ जाता है, तो आज नया पैसा वो सेक्टर में डालना शायद उचित नहीं होगा। तो अभी करें तो क्या करें मार्केट में? गो इन फॉर सेक्टर्स जो थोड़े से इग्नोर्ड है। जैसे आई थिंक लास्ट वीक डिस्क्लोजर मैंने टायर स्टॉक्स लिए। टायर्स लुक वेरी रिलेटिवली अट्रैक्टिव, एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव ऑल्सो विज़ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। आप चेक कर दीजिए, तो भले सियाट हो, TVS श्री चक्र हो, MRF हो, JK टायर्स हो, ऑल दिस स्टॉक्स आर स्टॉक्स इन विच अकॉर्डिंग टू मी अपसेट काफ़ी बाकी है। ऑन द अदर एंड देयर आर सेक्टर्स लाइक मे बी टेक्सटाइल्स, जिसने अभी तक कुछ ज़्यादा किया नहीं है, वो शायद निकल सकता है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका टाइम आता है। देयर आर सेक्टर्स, स्टॉक्स विद इन सेक्टर्स विच रन अवे वेरी शार्पली। इन्वेस्टेड हो, रह सकते हो, करेक्शन आता है, आने दो। डिफेंस हो या पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आने दो। अल्टीमेटली दे विल गो अप फर्दर, मे बी येस, बट फ्रेश मनी डालना, अपसाइड ऑफ मोर देन 5-10% एक्सपेक्ट करना, आई थिंक दैट वुड नॉट बी राइट। आई थिंक गो एंड आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन सेक्टर्स इन विच द मूव पॉसिबली हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट गोइंग अहेड। ओके, हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट। जब ये आप कहते हैं मेहरबून, इसमें आप सीमेंट को कहाँ प्लेस करेंगे? नॉट एग्जैक्टली अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर ग्रासिम या फिर अंबुजा या ACC, बट जो ब्लॉक्स या फिर जो कंपनियां अवेलेबल है आपको साउथ मार्केट में, जो पॉसिबल टारगेट ऑफ एक्विजिशंस हैं,
सीमेंट को आपने लास्ट टाइम आई थिंक वो अल्ट्राटेक सीमेंट के उस दाव के बाद कैसे रीड किया है? आपका टेक सीमेंट पे इस वक्त? मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर में एक मेजर कंसोलिडेशन हम अगले 1 साल देखेंगे. आई थिंक देयर वुड बी मोर कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ विच विल हैपन ओवर हियर. वैल्यूएशन के अनुसार मैं कहूँगा कि अंबुजा मैं काफ़ी टाइम से पसंद करता हूँ. ACC को मैं अंडर वैल्यूड मानता था. अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स हैज़ द बेस्ट बैलेंस शीट, मैक्सिमम नेटवर्क स्प्रेड है उनका. बट ये लेवल पे आई थिंक इफ़ यू आस्क मी ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस, एक दालमिया भारत है जो 1800 के आसपास कहीं पर काफ़ी रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट बेसिस पे सस्ता लगता है. सो आई थिंक दिस सेक्टर इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली would be a market performer. I would not go and possibly buy into that thinking that it will outperform the overall market. This is the sector in which some money has to be there, and don't expect too many things in terms of percentage returns, but it's a sector which will do well. Construction activity according to me should remain strong, but market knows about it. Market has discounted this to a large extent, so go and identify those space in the cement sector जहाँ पे valuations are relatively attractive. इसमें एक नाम मुझे पसंद है वो है दालमिया भारत. ओके, एक और सेक्टर जिसकी हमने पहले बातचीत की हुई है मेहरबून, इन एंटिसिपेशन कि एक एक्शन आएगा, वो एक्शन आ गया है. टेलीकॉम कंपनियां, सभी कंपनियों ने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं औसतन 10 से 20-25% के बीच. अब उससे पहले स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर करंट मूव के बाद वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव हैं और किधर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है नया पैसा जोड़ने की? Yes, the going is good for telecom, Archita. I think expected था tariff hike आएगा. नवंबर 21 में if I'm not mistaken last tariff hike आया था, और इस बार I think for the first time जियो ने हाइक किया सबसे पहले 12 से 25%. भारती ने किया 11 से 23%, वोडाफोन ने किया 11 से 21%. अब ये प्राइस में है, मे बी येस, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इससे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगी. द पॉइंट इज दैट भारतीज टैरिफ्स रिमेन एट अ प्रीमियम इवन टुडे. आंसर इज येस, लेकिन वो प्रीमियम हैज़ नैरोड डाउन विज़ से जियो. आई थिंक आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द सेक्टर. 2G से 4G में माइग्रेशन होने वाला, इंक्रीज्ड डेटा मोनेटाइजेशन इज ऑल्सो बी बिग पॉजिटिव, और टैरिफ हैक्स अल्टीमेटली विल सपोर्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र. Bharti and Jio are invested heavily into 5G right now, and that investment possibly will taper down going into FY25 onwards for Airtel and Jio. So I would say Vodafone ने जो fund raise किया, I think Vodafone ultimately will also increase its capex to augment network infrastructure. The going is very good for them. अगर आप मुझे पूछे तो ये सेक्टर में लेना क्या चाहिए, value wise if you ask me honestly, value wise, I think Indus Tower stands out. I think that's the stock which I personally am holding it, disclosure, and I have no intent to sell it for quite some time to come. I am bought it as a long-term investment, disclosure. किसी को पंट लेना है तो I think he can still go and buy into Vodafone, where I think upside is still there. But fundamentally, it's like there are stocks sometimes आपको लेना है, fundamentals ज़्यादा ढूंढिएगा मत. आप लीजिए, you know somewhere कि I'll get a higher price where I can possibly learn to exit. So Vodafone would belong to that. Bharti और Jio के बीच में I think Reliance has got its own advantage. I would personally believe कि 2024-25 में there are going to be major corporate actions at the company end, whether it's retail, whether it's telecom, something or the other will keep on happening. So I have always been positive on Reliance. और रही बात भारती, I think it is well set to take advantage of this tariff hike also. It will remain a story which will remain good, and the company according to me stands tall. Valuation wise, I don't think there is much money to be made at Bharti. So I would go, if I'm a punter, little bit short term investor, कहो कि थोड़ा सा रिस्क लेने तैयार है, I would go to Vodafone. If I'm buying from purely from value angle, I would go with Indus Towers. Reliance is not alone telecom, it's many other sectors, so I will remain with Reliance as a core holding of mine. मीनवाइल मार्केट में निफ्टी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट दूर आया ऑल टाइम हाई से, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई. केमिकल स्टॉक्स की बात हुई थी शो के शुरू में. एक बार SRF का चार्ट देखिए, क्या शानदार तेज़ी रही पिछले 10-15 मिनट में. डे हाई पर ये स्टॉक भी आया, अच्छा मोमेंटम इस समय 2462 पर. मेहरबून, एक बात तो है कि मार्केट में हर तरीके के स्टॉक हैं, लेकिन जो बात HDFC बैंक में होती है, जब वो चलता है तो वो एक अलग ही मार्केट के लिए मूव लेकर आता है. और पिछले 2 महीने में हमने मूव देखा HDFC बैंक में 1350 से 1700 तक का. फाइनली जिन्होंने पेशेंस रखी उनको कुछ रिवॉर्ड मिला,
लेकिन क्या अब ये स्टॉक तैयार है वापस एक तरीके की लीडरशिप लेने के लिए? अनुज जी, ऑफिस से निकलने के समय हमेशा मैं आपका सुबह को कमेंट पढ़ता हूँ, सब कमेंट सुनता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू ऑन दिस कि यू हैव बीन स्पीकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर HDFC बैंक स्टॉक। और आपको याद होगा करीबन 1.5-2-3 महीने पहले आपने मुझे HDFC बैंक के बारे में पूछा था, उसके पहले हर्षदा ने भी पूछा था। मैंने कहा था कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स फ्रॉम दिस स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म इट विल नॉट हैपन, बट कहीं पर 1-2-3 साल के बाद आप सोचेंगे मुझे HDFC बैंक 1350-1400 में मिलता था। आज के तारीख में आफ्टर दिस डिसेंट अप मूव, जहाँ पे थोड़ा सा उसने रिगेन किया अपना कंपोजर एज फार एज लैगिंग बिहाइंड अदर स्टॉक्स को, भले प्राइवेट स्पेस हो या पब्लिक स्पेस हो, आई थिंक मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे पूछे तो अगले 1 साल में आई एम रेडी टू स्टिक माई नेक आउट एंड से कि इंडेक्स का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर फ्रंट लाइन स्टॉक्स में कोई रहेगा तो वो HDFC बैंक। अगर इंडेक्स यहाँ से अगर 10-12% बढ़ना हो तो HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म। इंडेक्स अगर यहाँ से 5% घटना हो HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म एंड विल नॉट गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स। अगर एक पुल बैक आता है जो मैं नहीं समझता हूँ आएगा, लेकिन आ सकता है 1620-1640 के आसपास अगर वापस आता है, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच पीपल शुड गो एंड बाय। Ultimately, I see this stock giving at least a 20% return over the next 12 months, if not anything more. So मैं कहूँगा HDFC बैंक, yes, Trump play in this market, in this segment. It's a pure stock for investors. Possibly wait for your price to come and you will be possibly outperforming the Nifty certainly. और PSU banks के बारे में पिछले 3 साल से I have been going on stating कि I prefer PSU banks as compared to private banks. I think for the last 15-20 days I have changed my view. I am now preferring private banks to PSU banks for the simple reason कि हम लोग एक ऐसे रेजिम में है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने वाले बढ़ने वाले नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो लिक्विडिटी किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। लायबिलिटी फ्रेंचाइजीज किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। आई विल गो अ लिटिल बिट रॉन्ग क्योंकि ट्रेजरीज के वैल्यू बढ़ेंगे एंड ट्रेजरीज PSU बैंक्स के पास बहुत है। सो वाइल इन द शॉर्ट टर्म आई वुड स्टिल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी के लिए शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाका आ गया है। मे बी द नेक्स्ट मूव विल कम एज एंड वेन वी विल सी एन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, which I think somewhere in 2024 it will happen. So private sector banks में what do I like? HDFC Bank as I mentioned number 1, followed by ICICI Bank. तो HDFC और ICICI बैंक प्रेफर्ड ट्रेड्स रहेंगे। कुछ ही देर पहले हम मारुति सुजुकी के नंबर्स देख रहे थे और वहाँ पर उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन एटलीस्ट जून के महीने में देखने को मिला है। 1.61 लाख यूनिट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि बिक्री के आंकड़े आएंगे, 1.79 लाख यूनिट्स पर आई हैं और ये सब जहां पर कंपनियों के पास अच्छी खासी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, तो क्लियरली वो अब इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है, डिमांड अच्छी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली आपके मारुति, आपके टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स पर क्या राय रहेगी मेहरबून? करंट भाव पर जिस दिन मारुति करीब 12,100, 12,200 की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता, वहां पर कुछ दिक्कत है। रिपैच करने की कोशिश करेंगे। मेहरबून हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ऑटो कंपनियों की बात कर रहे थे और इस समय अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है। मेहरबून, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ऑटो कंपनी और खासतौर से मारुति की बात कर रही थी। करंट लेवल्स पर तेजी की जाए, खरीदा जाए? आई वुड से सो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मारुति ऑल्सो इज अ स्टॉक विच पीपल आर फॉरगेटिंग। बहुत टाइम से अपने मारुति का नाम सुना नहीं होगा, किसी ने बात किया नहीं होगा। आई थिंक समवेयर अलोंग द टाइम मारुति का भी टाइम आएगा। So Maruti from the present level, I would give it a higher probability of it going up than coming down. But पूरी auto space में, auto ancillary space में, with clear disclosures in place, I think I am buying. I personally believe tire stocks. Again, I'm repeating, tire stocks are relatively much more attractive than the auto ancillary space. और frontline auto में, I think M&M the way it has performed, Tata Motors of course has been a great stock over the last 1.5-2 years, जो बड़े 1-2 महीने में कुछ किया नहीं है, बट मारुति का भी टाइम आएगा। आई थिंक मारुति अकॉर्डिंग टू मी एट द प्रेजेंट लेवल ऑफर्स गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड वैल्यू फॉर मनी। मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए सभी सेक्टर स्टॉक्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चला जाए, एक बार डीलिंग रूम्स का जायजा लिया जाए। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से 2 स्टॉक्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले HDFC बैंक और मुझे लगता है 2-4 दिनों में ही यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड होगी
और अगर एफआई की होल्डिंग कम हुई, जो लोगों को लगता है कम हो जाएगी इस बार, तो एमएससीआई के इंक्लूजन का जो रास्ता है साफ हो जाएगा और इसीलिए काफ़ी सारे घरेलू फंड्स ऑलरेडी ये शेयर को खरीद रहे हैं। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड या 1-2 दिनों के लिए ये पोजीशन वो बिल्ड कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर जो है 4 तारीख को ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हुई थी, तो पहली वीक जुलाई में एक्सपेक्ट कीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अपलोड हो जाए और शायद अगर होती है और ये न्यूज़ आते हैं तो यहाँ से काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है, ऐसा डीलर्स का मानना है। और टीसीएस पिछले हफ्ते भी स्टॉक के बारे में बात की थी और अभी भी डीलर्स को लगता है कि रिजल्ट्स के पहले आईटी स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हो रहा है। टीसीएस में अगर हम कहें तो यहाँ से भी उनको लगता है पोजिशनल 50 से 80 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, ये 2 लार्ज कैप्स में डीलर्स आज अपना दाव लगा रहे हैं। बिगेस्ट स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और टीसीएस, और दोनों में रीजंस हैं। एचडीएफसी बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसी आए और अगर एमएससीआई का रूम क्लियर हो, और टीसीएस में अर्निंग्स से पहले शायद एक मूव की एक्सपेक्टेशन, तो ये दोनों स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र है। चलिए एक बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर क्या कैरी करेंगे? लॉन्ग, और वो रहेगा LTTS लार्सन टोब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5042 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 5015 का, टारगेट होगा 5100 का। LTTS। ओके, एचटीएस आप 5044 पे कैरी करने की राय दे रहे हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है मैक्स फाइनेंस पे, MFSL। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से इसका एक स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा करीबन 1025 से 1030 का। 1000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो शॉर्ट स्क्वीज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल, तो इट्स बाय इन MFSL। स्टॉप लॉस होगा मेरा 990 का, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर इस समय आपको करना है बाय। शिल्पा जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, मेरा रहेगा BTST ABB में। मैंने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी एस BTST रेकमेंड किया है। मुझे लगता है ये 8750 से लेके 8800 के लिए एकदम रेडी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जस्ट 8600 के नीचे लगाना है, मे बी 8580। यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रेंथ बहुत है फॉर दैट टारगेट टू बी अचीव। ओके, ABB 8631 पे आपका ट्रेड। अब चलते हैं, पिक करते हैं मानस का ट्रेड। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आई थिंक कल ये अपने पिछले हाइस को भी ब्रीच कर सकता है, तो दीपक नाइट्राइट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2589 का और टारगेट सेट करेंगे 2685 के। ये फ्यूचर्स लेवल्स मैंने बताए हैं। दीपक नाइट्राइट ये रहेगी इस समय माइनस के पैक का। आई थिंक पालवे जी बाकी हैं। पालवे जी, आपकी ट्रेड? हाँ, तो अनुज जी वेदांता पे नजर है, और वेदांता डे हाई की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से थ्रू आउट द डे एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, और अभी लास्ट हाफ एन आवर में हमने देखा कि स्टॉक में एक अच्छा वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है। यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की। वेदांता फ्यूचर्स के BTST के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते करीब 478 से 482 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 463 के आसपास। ओके, आपका वेदांता आप पिक कर रहे हैं। और अब लाइए इंडेक्सेस, इट्स 24141, यानी अगर हम इस प्राइस पे क्लोज होते हैं तो ये निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। अनुज, निफ्टी बैंक तो अभी भी हालांकि डिलेमा में है, बट निफ्टी IT का पूरा बेनिफिट जो है वो निफ्टी कैरी करता हुआ अपने साथ है। इंडेक्सेस पे अप्रोच, कल के लिए आउटलुक, क्या प्राइस एक्शन? फिर वो कैरी करना है लॉन्ग पोजीशन विदाउट अ डाउट, और अब वही अप्रोच मार्केट में काम करेगी कि आप पोजीशन कैरी करिए और साइड में अपने आप को हेज करने के लिए थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर दीजिए। इन दिस केस 24300 के कॉल ऑप्शन को सेल करें। देखिए, हेजिंग हमेशा कॉल बेचकर करें इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पुट, क्योंकि पुट बाय करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। कॉल सेल करेंगे तो एक एडवांटेज आपके लिए रहेगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं तो अगर मार्केट आपके फेवर में खुलेगा तो एटलीस्ट उतना आपको बेनिफिट होगा। और 24300 की कॉल मेरे ख्याल से 55 रुपये पर है, तो ठीक ठाक हेज आपको कर देगी। अगर कल को कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए 80-90 पॉइंट का, तो उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, उसमें आपको उस हेज को निकाल पाएंगे और फिर लोअर लेवल पर ऐड कर पाएंगे। स्टॉप लॉस अब अपना एडजस्ट कर लीजिए निफ्टी पर 24,000 का। और अब मार्केट वापस तैयार है एक एक्सपेंशन के लिए। IT लीड कर रहा है इस मार्केट को, विदाउट अ डाउट IT लीडर है। और अगले हफ्ते 24,400 से 24,500 का लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी वीरू मैं ये कहूँगा कि भले ही उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं है जितना ओवरऑल मार्केट में है,
लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा HDFC बैंक की लीडरशिप में एक फ्रेश साइंस दे रहा है कि यहाँ पर भी एक वो जो मूव था वो कंसोलिडेशन का वो थोड़ा पूरा हुआ, मूविंग एवरेजेस ने कैचअप किया, 10 डे मूविंग एवरेज काफ़ी करीब आ गया अब बैंक निफ्टी में, और यहाँ से बैंक निफ्टी भी शायद अब चलने को तैयार है, लेकिन निफ्टी तो चलने के लिए वापस तैयार है, ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। बस एक चीज़ है, आज जो है बेटर रहता कि हम फ्राइडे का हाई निकाल देते, वो नहीं निकाल पाए हम, 24,164 तक गए, इसके लिए मैं हेज करने को बोल रहा हूँ, वरना मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, इस समय मोमेंटम है। और एक और चीज़, मिड कैप्स ने चलना शुरू कर दिया है। मिड कैप ने पिछले हफ्ते अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन फ्राइडे से मिड कैप में एक मूव शुरू हुआ, और आज जिस तरीके से मिड कैप चला है ना, ये एक और आपको इशारा कर रहा है कि अगले कुछ दिन मिड कैप को बिलोंग कर सकते हैं। अब अनुज, आपने एक चीज मेंशन की कि पिछले सेशन का हमने हाई नहीं निकाला है, वो एक क्या चीज है जो मार्केट को रोक रही है? पिछले सत्र में रिलायंस का पार्टिसिपेशन था, आज वो हल्के से बैकफुट पर है। हाँ, नहीं थोड़ा आई थिंक हर्षिता, नॉर्मली ना ऑल टाइम हाई नॉर्मली थोड़े से गैप के साथ ही निकलते हैं, तो वो थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास आकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रोग्राम प्रॉफिट टेकिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी 24,164 तक गया, उसके बाद जिस तरीके से 30 पॉइंट स्लिप हो गया, वो थोड़ी सी एक प्रोग्राम प्रॉफिट टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक कल सुबह आई थिंक हम उसको निकाल देंगे, या अनलेस कोई बहुत खराब ग्लोबल क्यूज मिले, आई थिंक कल सुबह गैप अप के साथ हम उसको ऑल टाइम हाई को निकाल देंगे। चलिए, उस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स मूव्स आते हुए, और इस बीच लगभग 10 पॉइंट और 600 पॉइंट की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स रहेगा। वीरू, पोजीशनिंग कहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कल के लिहाज से? जैम हर्षिता, एक बार जरा ब्रेथ को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। आज ब्रेथ अच्छी है, बाजार ने एक रिक्वायर्ड रेस्ट लिया, और उसके बाद मतलब मैं रिक्वायर्ड रेस्ट मिल चुका है, इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप लॉन्ग्स को देखें, यानी शुक्रवार के बाद आज लॉन्ग्स फिर स्ट्रॉन्ग है। आई मीन अगर आप एक कंसोलिडेट फिगर देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, आई मीन एक्सीड्स आई थिंक ऑलमोस्ट 160। तो महानगर गैस पे परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप IT में REC PFC के कॉम्बिनेशन ने आज फिर काम किया, बट REC में लॉन्ग बिल्डअप था। ACC सीमेंट स्पेस याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होते हुए। PVR आइनॉक्स में शुक्रवार के डिसअपॉइंटमेंट के बाद आई थिंक आज PVR जहाँ पे क्लोज हो रहा है, अगर मैं एक बार थोड़ा सा श्योर हो लूँ तो PVR का ये क्लोज आ रहा है, एक सेकंड से स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे, 1496। यस, PVR का ये क्लोज ऑलमोस्ट 5 जनवरी 2024, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम इन CY24 ये 200 डे एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज हो रहा है। इंडस टावर, अभी मेहरबून ने टिप्पणी की थी इस पर, ये भी आज आई थिंक इंडस टावर जो है वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। बिरला सॉफ्ट मेरे ख्याल से सुबह सचिन ने पिक किया था, शॉर्ट कवरिंग LNT टेक्नोलॉजी सर्विस शॉर्ट कवरिंग, कोफोर्ज शॉर्ट कवरिंग, पूरा मिड कैप IT आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा था। नाउ शॉर्ट बिल्डअप NTPC, वोल्टास, IDFC फर्स्ट बैंक, टाटा पावर, इन सब पावर स्पेस में आज अगर आप देखें इनफैक्ट वाइट गुड सेगमेंट में आज प्रॉफिट टेकिंग थी, शॉर्ट बिल्डअप भी था। और जो लास्ट स्लाइड आएगी जिसमें आपको मिलेंगे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुए, तो आज जुलाई सीरीज के सेकेंड दिन इंडिया सीमेंट्स लास्ट आई थिंक वो जो ब्लॉक ट्रेड होने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग। वोडाफोन आइडिया आज काफ़ी डीप लॉसेस के साथ खुला था लेकिन रिकवर हुआ, बट स्टिल आई थिंक 100% का लॉस। लॉन्ग अनवाइंडिंग ल्यूपिन में शुक्रवार के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग, एस्टेलर प्रॉफिट बुकिंग, और केमिकल बास्केट में PI इंडस्ट्रीज में आज प्रॉफिट बुकिंग रही। एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जो अभी कुछ देर पहले शिल्पा जी ने पिक किया था, करीब 4.5% के मूव के साथ दीपक नाइट्राइट 2633 पे, ये 5 जनवरी 2022 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होता हुआ। शिल्पा जी क्या टेक रहेगा आपका यहाँ पे? 2617, कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे टेक है आपका क्या इस वक्त? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं इसी को देख रही थी, लेकिन क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके इसमें आपको मतलब अगर आप ऑप्शन करें तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2500 का ही कॉल ऑप्शन, सॉरी 2700 का ही कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान दे सकते हैं। जस्ट जी 2700 का कॉल ऑप्शन आपके 67 रुपीज में है। अगर किसी को करना है तो 65-67 के बीच में आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 45 का रखिए, और यहाँ पे टूवर्ड्स 100-120 ये मूव करना चाहिए। इसमें मोमेंटम जैसे मैंने बोला कि काफी स्ट्रॉन्ग है, ये मूव करेगा टूवर्ड्स 2680 से 2720 तक, शायद 1-2 दिन में आपको ये ट्रेड मिल जाए। तो दीपक नाइट्रेट, ये इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसी स्टॉक के साथ हुई थी और इसी पर अभी भी बुलिश है शिल्पा जी। राजेश पालविया, एक तो MGL IGL दोनों में बहुत तगड़ा मोमेंटम बना है आज, 7% की गेंस जो दिखाए हैं MGL में, ये कल के लिए ट्रेड आप कैरी करेंगे क्या?
तो देखिए डेटा में तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी हुई है, हमें लगता है हालांकि स्टॉक काफी शार्पली अप मूव देखने को मिला लास्ट 2 वीक में, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। एमजीएल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होना चाहिए करीब 1740 के आसपास पोजीशन कैरी कर सकते हैं, 1790 तक की मोमेंटम आते हुए दिख सकती है। वहीं अगर हम आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे भी पोजीशन कैरी की जा सकती है, दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। यहाँ पे 512 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड की जा सकती है। हमें लगता है कि फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिखे, काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद अब दोनों स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है ये कंटिन्यूटी थोड़ी और यहाँ से फर्दर अपवर्ड मोमेंटम लेके जा सकती है। जी आईजीएल एमजीएल ये स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें आज सेटअप के साथ जाते हुए। मीनवेल अगर आप मीडिया स्टॉक्स की कैटेगरी में जाएं तो सन टीवी का क्लोज जो है 783 पे आ रहा है। मेरे ख्याल से आई थिंक पोस्ट इलेक्शंस और रिजल्ट्स के बाद से ही ये मूव जारी हुआ था और शायद ये अगस्त 2018, जी हाँ, यानी ऑलमोस्ट 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी करीब करीब 6.5 वर्षों के अंतराल के बाद ये नया हाई क्रिएट करता हुआ मीडिया स्टॉक्स में लीड करता हुआ इस वक्त सन टीवी। खैर इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं अनुज के पास और वॉल पे एग्जैक्टली 24,132 के आसपास निफ्टी। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल और चलते हैं मार्केट क्लोजिंग की तरफ। 24,129 निफ्टी पर करीब करीब 118 पॉइंट ऊपर। ये ध्यान रखिएगा ऑल टाइम क्लोजिंग हाई रहेगा मार्केट के लिए। लास्ट फ्राइडे को हमारा 24,174 का हाई था, लेकिन हम उससे काफ़ी स्लिप होकर बंद हुए थे। ये ऑल टाइम क्लोजिंग हाई रहेगा सेंसेक्स के लिए, निफ्टी के लिए, मिड कैप के लिए। लेकिन आज का स्टार था मिड कैप निफ्टी आईटी, करीब करीब 0.25% के गेंस के साथ मिड कैप आईटी में शानदार मोमेंटम था। निफ्टी बैंक उतना नहीं चला आज, 0.36%। और उसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप देखिए, मिड कैप 1%, स्मॉल कैप 1.5% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन देखिए कितना शानदार। 1800 बढ़ने वाले शेयर, 700 गिरने वाले शेयर। मेरे ख्याल से इससे अच्छी मार्केट ब्रेथ बहुत रेयरली आपको मिलती है, तो आज एक और ये अच्छी चीज़ थी। सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं एक बार, कहाँ कहाँ सेक्टर्स में तेज़ी रही और कहाँ मंदी रही। देखिए रियल्टी थोड़ा नीचे था, पीएसयू बैंक थोड़ा नीचे था और सीपीएसई आज थोड़ा पीएसयूज में एक प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन स्टार जैसे मैंने कहा आईटी इंडेक्स 1.74%, फाइनेंशियल्स में अच्छे गेंस, एफएमसीजी में ठीक ठाक गेंस, मेटल्स में अच्छी गेंस थे, करीब करीब 1% का मूव यहाँ पर रहा। उसके अलावा ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी आज थोड़ी सी तेज़ी रही। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, कहाँ पर तेज़ी रही और कहाँ पर मंदी रही। सबसे ऊपर आईटी नाम सारे के सारे, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री, सभी के सभी गेंस के साथ। उसके अलावा विप्रो, उसके अलावा बजाज फाइनेंस में गेंस थे। अल्ट्राटेक सीमेंट में शानदार मोमेंटम था। JSW स्टील, भारती ने आज फिर गेन किया 1%, टाटा मोटर्स 1% ऊपर, HDFC बैंक 1700 के पार निकलता हुआ फाइनली, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। उसके अलावा HCL टेक, कोटक यहाँ पर भी ठीक ठाक गेंस थे। नीचे क्या था, NTPC आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी सरकारी कंपनियों में, 2% नीचे, L&T आधा % नीचे, आयशर मोटर्स, SBI में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, करीब करीब 3/4% नीचे। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड, ONGC और सन फार्मा, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाई दी। जी हाँ, तो 24,123 पर मार्केट फाइनली क्लोज दिखा रहा है 112.2 पर। रिकॉर्ड क्लोजिंग आज निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स के लिए उभर कर आई है। आज ऑफकोर्स आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में देखने को बना। लेंगे इसी के साथ आप सभी से इजाज़त। ये रहा आज का हाल, मार्केट में मोमेंटम बरकरार और सोमवार की समाप्ति भी एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हमने की है। फिर कल सुबह मुलाकात होगी, फ्रेश ट्रेड्स, फ्रेश क्यूज और फ्रेश संकेत लेके।